डियर स्टूडेंट, जय गुरुदेव। श्री गुरु कृपा सीनियर सेकेंडरी स्कूल रायपुर की ऑनलाइन क्लासेस में आपका स्वागत है। आज हम क्लास 12 मैथ्स इन्वर्स ऑफ मैट्रिक्स एक्सरसाइज 5.2 पार्ट 2 का अध्ययन करेंगे। पिछली क्लास में हमने एक्सरसाइज 5.2 पार्ट 1 और पार्ट 1 में हमने एक्सरसाइज 5.2 के 5 प्रश्न हल किए थे और उसमें हमने पढ़ा सारणिकों के अनुप्रयोग पढ़े। हमने सारणिक की सहायता से हमने त्रिभुज का क्षेत्रफल ज्ञात किया और सारणिक की सहायता से हमने 3 बिंदुओं के सरेखीय होने की शर्त पढ़ी। अब हम पिछली क्लास में ही हमने ये भी पढ़ लिया था, 2 बिंदुओं से गुजरने वाली रेखा का समीकरण का सूत्र भी हमने पढ़ा था। अब हम इसका अनुप्रयोग करेंगे, जो कि एक्सरसाइज 5.2 का क्वेश्चन नंबर 6 है। तो हम सबसे पहले क्वेश्चन नंबर 6 लेते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 6 है आपके, सारणिक प्रयोग से 2 बिंदुओं 3,1 तथा 9,3 से गुजरने वाली रेखा का समीकरण ज्ञात कीजिए तथा त्रिभुज का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए यदि तीसरा बिंदु -2 -4। तो हमें यहाँ 2 प्रश्न दे रखे हैं। पहला प्रश्न तो रेखा का समीकरण और दूसरा प्रश्न है यहाँ पर त्रिभुज का क्षेत्रफल। रेखा का समीकरण और त्रिभुज का क्षेत्रफल, तो 2 काम करने हैं। तो सबसे पहले हम इसको रेखा का समीकरण ज्ञात करेंगे, सॉल्व करते हैं। शुरू हम 2 बिंदु दे रखे हैं आपको और यहाँ लिख सकते हैं सूत्र। पहले हम वी नो दैट, हम जानते हैं कि, क्या जानते हैं, 2 बिंदुओं से गुजरने वाली रेखा का समीकरण, जिसका सूत्र हम पिछली क्लास में पढ़ चुके हैं। क्या सूत्र था? सूत्र है, सारणिक होती है, सारणिक बनेगी इसकी, और सारणिक में क्या है सूत्र है, x1 x1 y1 1 x2 y2 1, और ये बनेगी यहाँ सारणी = 0। ये सूत्र आपने पिछली क्लास में पढ़ा है, 2 बिंदुओं से जाने वाली रेखा का समीकरण। अब हम x1 y1 और x2 y2 का मान रख देते हैं। 2 बिंदु आपको दे रखे हैं 3,1 और 9,3। x1 का मान 3 है, y1 का मान 1 है, x2 का मान 9 और y2 का मान 3। तो मान रखते हैं इसके अंदर हम। तो मान रखने पर क्या आएगा, xy1 x1 कौन है 3, y1 1 एंड 1, फिर x2 यहाँ 9 3 एंड 1 = 0। अब हमें सारणिक को हल करना है। हम सारणिक का हल करेंगे प्रथम पंक्ति के सापेक्ष। तो हल करना शुरू करते हैं हम यहाँ पर। तो क्या आएगा, x × प्रथम पंक्ति के लिए हल करेंगे तो x के लिए हल करेंगे। x के लिए हल करेंगे तो x वाली पंक्ति और x वाला कॉलम छोड़ेंगे। तो 1 का गुणा 1 से 1, -3 का गुणा 1 से 3, -y प्रथम पंक्ति का दूसरा पद y के लिए 3 का गुणा 1 से 3, -9 9 का गुणा 1 से, प्लस 1 के लिए हल करेंगे। 1 ये रहा, तो 1 वाला कॉलम हो गया, 3 का गुणा 3 से 3 3 9, -9 का गुणा 1 से 9 = 0। अब इसको आगे हल करते हैं तो क्या आएगा, देखिए आप। नेक्स्ट स्टेप आएगा इसका, x × -2 -y × -6 प्लस 1 × 0 = 0, -2x प्लस 6y प्लस 0 = 0। या इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं, क्या लिख सकते हैं, -2x प्लस 6y = 0। या पहला पद माइनस का है तो माइनस से गुणा कर दो सबको, तो ये जाएगा 2x - 6y = 0। यह 2 बिंदुओं से जाने रेखा का समीकरण है। तो फर्स्ट आंसर आपके ये हो गया। अब हम आगे क्या कह रहा है, त्रिभुज का क्षेत्रफल ज्ञात करना है। क्या ज्ञात करना है, त्रिभुज का क्षेत्रफल। और हम त्रिभुज का क्षेत्रफल ज्ञात करने का सूत्र भी जानते हैं। क्या होता है, त्रिभुज का क्षेत्रफल ज्ञात करने का सूत्र जानते हैं आप, क्या होता है,
सारणिक होती है, सारणिक में क्या आता है x1 y1 1, x2 y2 1, x3 y3 1 इज इक्वल टू, ये त्रिभुज का यहाँ आएगा त्रिभुज क्षेत्रफल इज इक्वल टू 1/2। मान रखेंगे इसमें हम 1/2 सारणिक x1 y1 का मान, पहला बिंदु x1 y1 है, दूसरा बिंदु x2 y2 है और तीसरा बिंदु ये जो दे रखा है ये x3 y3 है। मान रखते हैं यहाँ पर हम पहला बिंदु 3 1 and 1, दूसरा बिंदु है 9 3 and 1 और तीसरा बिंदु यहाँ पर -2 -4 and 1। अब इसको हल करना है, हल करते हैं इसको हम। देखिए क्या आएगा, त्रिभुज का क्षेत्रफल इज इक्वल टू 1/2। अब प्रथम पंक्ति के लिए हल करेंगे तो प्रथम पंक्ति के लिए हल करने में क्या आएगा, 3 के लिए हल करेंगे तो देखिए आप 3 का गुणा 1 से 3 माइनस प्लस 4 का गुणा 1 से +4, फिर 1 का है -1 इंटू -1 के लिए गुणा करेंगे तो 9 का गुणा 1 से 9 माइनस +2, तो यहाँ +2, तो लास्ट बचा है 1 के लिए, तो 1 के लिए हल करेंगे यहाँ पर, तो 1 के लिए भी ये गया और ये गया, तो 9 का गुणा आएगा -4 से -36, माइनस सूत्र का माइनस प्लस 2 का गुणा 3 से +6। इसको हल करते हैं तो त्रिभुज का क्षेत्रफल इज इक्वल टू 1/2, 3 इंटू कोष्टक के अंदर आएगा 7 -1 इंटू कोष्टक के अंदर 11 +1 इंटू यह आएगा -30। त्रिभुज का क्षेत्रफल इज इक्वल टू 1/2, तीनों 7 21 -11 और -30। हल करें अगर इसको तो 1/2 प्लस के 21 और माइनस के हो जाएंगे 41, घटाएंगे तो 1/2 माइनस के 20, 2 का भाग जाएगा 20 में तो आएगा -10। क्षेत्रफल धनात्मक राशि होती है इसलिए होगा त्रिभुज का क्षेत्रफल इज इक्वल टू +10 वर्ग इकाई। प्लस कहाँ से आया, हम जानते हैं कि क्षेत्रफल क्या होता है, धनात्मक राशि होती है। यही इस प्रश्न का क्या है आंसर है। तो क्या काम किया हमने इस प्रश्न में, 2 काम किए। पहला काम 2 बिंदुओं से गुजरने रेखा का समीकरण ज्ञात किया हमने, ये रेखा का समीकरण आ गया, और फिर हमने त्रिभुज का क्षेत्रफल ज्ञात किया। तो दोनों सूत्र में क्या अंतर है, जब बिंदु दो बिंदु दे रखे होते हैं तब पहली जो पंक्ति होती है x y 1 आती है, और जब 3 बिंदु दे रखे होते हैं तब प्रथम पंक्ति आएगी x1 y1 1, x2 y2 1 और x3 y3। तो इस प्रकार हमने प्रश्न संख्या 6 कंप्लीट किया, समझ में आपको आ गया। नेक्स्ट टॉपिक, रैखिक समीकरण निकाय। रैखिक समीकरण निकाय के बारे में आपके क्लास 10th में पढ़ चुके हैं। तो क्या होता है रैखिक समीकरण निकाय क्या होता है, इसका उदाहरण लेते हैं। यदि समीकरण निकाय जो आपने पढ़ा है उसी का उदाहरण लें हम यहाँ पर। समीकरण निकाय जो आपने पढ़ चुके हैं, जैसे माने a11x प्लस a12y प्लस a13z इज इक्वल टू b1। दूसरा लेंगे हम a21x प्लस a22y प्लस a23z इज इक्वल टू b2। और तीसरा समीकरण निकाय हो सकता है a31x प्लस a32y प्लस a33z इज इक्वल टू b3। ये कहलाता है समीकरण निकाय, 3 चरों वाला समीकरण निकाय। कितने चरों का ये, 3 चरों का। 3 चरों का समीकरण निकाय है, इसलिए यहाँ 3 समीकरण की आवश्यकता है। अब यहाँ पर समीकरण निकाय 2 प्रकार के होते हैं। 2 प्रकार कौन से हैं, नंबर 1 प्रकार तो है समघाती समीकरण निकाय। अब समघाती समीकरण निकाय क्या होता है, जो यहाँ अचर पद आ रहे हैं, अचर पद कौन सा आ रहे हैं, b1 b2 और b3। अगर अचर पदों का मान 0 हो तब उपरोक्त समीकरण निकाय समघाती समीकरण निकाय कहलाता है।
B1 इज इक्वल टू B2 इज इक्वल टू B3 इज इक्वल टू 0। ये तीनों का मान 0 होने पर क्या बन जाएगा समीकरण निकाय A11x प्लस A12y प्लस A13z इज इक्वल टू 0। इसी प्रकार A21x प्लस A22y प्लस A23z इज इक्वल टू 0 एंड A31x प्लस A32y प्लस A33z इज इक्वल टू 0। सभी अक्षर पदों का मान 0 हो तो ये कहलाता है समघाती समीकरण निकाय। और अगर इनका मान 0 नहीं हो, इज नॉट इक्वल टू 0, तो दूसरा प्रकार है यहाँ पर। दूसरा प्रकार क्या है? विषमघाती। क्या नाम दिया इसने? विषमघाती समीकरण निकाय। तो विषमघाती समीकरण निकाय में क्या होगा? B1 is not equal to 0, B2 is not equal to 0, तीनों ही एक साथ B1, B2 और B3 is not equal to 0। अगर तीनों 0 नहीं हैं तो समीकरण निकाय क्या कहलाएगा? विषमघाती समीकरण निकाय कहलाएगा। आप दोबारा लिख सकते हैं यहाँ पर, इसके मान कुछ भी हो गए 0 के अलावा, तो ये कहलाएगा विषमघाती समीकरण निकाय। अब हम बढ़ेंगे आगे। हमारे इनको हल करने के तरीके हैं। डेल 1 और डेल 2 क्रम बदलना है। तो क्रम क्या? क्रम थोड़ा रॉन्ग हो गया यहाँ पर, बदल। उल्टा आएगा, सी पहले आएगा, बी बाद में आएगा। दोनों के क्रम उल्टे होंगे। सुधार लेता हूँ इसको। तो क्या क्रम होंगे देखो आप। डेल 1 के लिए क्रम होगा, पहले C1 आएगा, C1 C2 और बच गया है B1 और B2। 1 में क्या नहीं आएगा? x के गुणांक नहीं आएंगे और 2 में y के गुणांक नहीं आएंगे। तो इसका क्रम हो जाएगा A1 A2 एंड C1 C2। तो ये आपको याद रखने हैं। यहाँ पर डेल क्या रहेगा? डेल में अक्षर पद नहीं आएगा। पहली लाइन x के गुणांक की, दूसरी लाइन y के गुणांक की। डेल 1 में x के गुणांक नहीं आएंगे, पहले अक्षर पद फिर b का गुणांक, y का गुणांक। डेल 2 में y का गुणांक नहीं आएगा, पहले x का गुणांक फिर अक्षर पद। ये क्रम याद रखेंगे और इनका मान ज्ञात करके आप इस सूत्र में मान रख देंगे तो यहाँ से आपके x और y का मान आ जाएगा और ये तरीका कहलाएगा क्रेमर नियम। ये तो है 2 चरों वाली रैखिक समीकरण निकाय। अब यहाँ कुछ कंडीशंस है और कंडीशन वो सारे आप पढ़ चुके हैं छोटी क्लास, पूर्व क्लास 10th में। तो क्या कंडीशन है? केस लिखते हैं हम। फर्स्ट केस क्या है? फर्स्ट केस कह रहे हैं कि ये जो गुणांक है यहाँ पर हमारे पास A1 A2 और B1 B2 और C1 C2, इनके अनुपात ज्ञात करें अगर हम, और अनुपात के मान के आधार पर हम कह सकते हैं कि समीकरण निकाय के हल कैसे होंगे। तो फर्स्ट केस में है यहाँ पर कि यदि A1 अपॉन A2 इज नॉट इक्वल टू B1 अपॉन B2, ये कंडीशन आप क्लास 10th में पढ़ चुके हैं, नहीं है। अगर इस प्रकार है, x के गुणांकों का अनुपात और y के गुणांकों का अनुपात अगर बराबर नहीं है तो हम कहेंगे हल जो है अद्वितीय होगा। हल कैसा होगा? अद्वितीय। अद्वितीय होगा, निकाय संगत, निकाय संगत व स्वतंत्र। ये 3 बात आपको याद रखनी है। जब A1 अपॉन A2 इज नॉट इक्वल टू B1 अपॉन B2 तो आप लिखेंगे हल अद्वितीय, नंबर 1, नंबर 2 निकाय संगत, नंबर 3 हल स्वतंत्र होंगे। सेकंड केस क्या है कि A1 अपॉन A2 इज इक्वल टू B1 अपॉन B2। A1 और x के गुणांक का अनुपात और y के गुणांकों का अनुपात तो बराबर है,
परंतु अचर पदों के गुणांकों का अनुपात बराबर नहीं है। a1/a2 इज इक्वल टू b1/b2 इज नॉट इक्वल टू c1/c2। तो आप यहाँ कहेंगे हल संभव नहीं है, हल संभव नहीं है। नंबर 1 हल संभव नहीं है, तो नंबर 2 कह देंगे आप यहाँ पर निकाय असंगत। क्या कहेंगे? निकाय असंगत। और थर्ड कंडीशन है, ये भी आपके पढ़ी हुई है 10th क्लास में, नई बात नहीं है, कुछ भी नया नहीं है, केवल एक बार इसको रिकॉल हो जाए। a1/a2 इज इक्वल टू b1/b2 इज इक्वल टू c1/c2। तीनों के अनुपात बराबर, x के गुणांक का अनुपात, y के गुणांक का अनुपात और अचर पद का अनुपात, तीनों के गुणांक बराबर हो तो हम कहेंगे निकाय के हल कैसे होंगे? हल होंगे अनंत। तो हम कहेंगे यहाँ पर हल अनंत होंगे, एक नहीं बहुत सारे हल होंगे, अनंत हल अनंत होंगे। और निकाय संगत, निकाय संगत पर स्वतंत्र नहीं। ये आपको इनके जो केस है और केस की स्थिति में हलों के प्रकार है वो आपको याद रखने। तो देखिए 3 केस पढ़े हमने, नया नहीं है, मैं फिर कह रहा हूँ 10th क्लास में पढ़ा है, उसी सेम वही है। अब यहाँ निकाय संगत कब कब होता है? 2 केस में निकाय संगत है, फर्स्ट और थर्ड। मतलब एक तो जब a1/a2 इज नॉट इक्वल टू b1/b2 तब भी निकाय संगत होगा, और तीनों बराबर हो तब भी निकाय क्या होगा? संगत। और अगर 2 बराबर हो, तीसरा बराबर नहीं हो, तो हम कहेंगे निकाय असंगत और हल संभव नहीं। तो आप इसको अच्छी तरह से थोड़ा देखें। क्रेमर नियम है, 2 चरवालेखिक समीकरण है, और इस समीकरण में क्या करेंगे अपन? पहले क्या ज्ञात करेंगे? डेल ज्ञात करेंगे, डेल 1 ज्ञात करेंगे, डेल 2 ज्ञात करेंगे। डेल क्या होता है? डेल एक सारणिक है, ऐसा सारणिक जिसमें अचर पद नहीं आएंगे, पहली लाइन x के गुणांक की और दूसरी लाइन y के गुणांक की। डेल 1 में x के गुणांक नहीं आएंगे, सारणिक पहली जो स्तंभ है वो अचर पद, दूसरा y का गुणांक। और डेल 2 में y के गुणांक नहीं आएंगे, पहला x का गुणांक फिर अचर पद। इनके मान ज्ञात करके इन सूत्रों में मान रख दो, x और y के मान हो जाएंगे और हमें जो हल ज्ञात करना है हल मिल जाएगा। 3 चरों वाले, अब हमने पहले पढ़ा हमने 2 चरों के लिए, अब है यहाँ 3 चरों वाले रैखिक समीकरण, 3 चरों वाले समीकरण निकाय का हल। तो हम लेते हैं एक समीकरण निकाय लेते हैं 3 चरों वाला। मान लिया समीकरण निकाय यहाँ पर a1x प्लस b1y प्लस c1z इज इक्वल टू d1। नेक्स्ट a2x प्लस b2y प्लस c2z इज इक्वल टू d2 एंड a3x प्लस b3y प्लस c3z इज इक्वल टू d3। यह एक 3 चरों वाला रैखिक समीकरण निकाय है और इसके हल क्रेमर नियम से हल क्या होंगे? क्रेमर नियम से हल होंगे। यहाँ पर x इज इक्वल टू वही हल है जो 2 चरों वाला था, डेल 1/डेल, y इज इक्वल टू डेल 2/डेल, z इज इक्वल टू डेल 3/डेल। अब यहाँ मेन जो बात है कि डेल क्या है, डेल 1 क्या है, डेल 2 क्या है, डेल 3 क्या है। तो डेल लेते हैं, डेल है क्या? डेल यहाँ पर ऐसा सारणिक है जिसमें अचर पद नहीं आएंगे, x का गुणांक आएगा, y का गुणांक आएगा, z का गुणांक आएगा। तो x के गुणांक की लाइन आएगी a1, a2, a3, y के गुणांक की आएगी b1, b2, b3 और z गुणांक आएगा c1, c2, c3। ये तो आ रहा है आपके डेल का मान। डेल 1 में क्या नहीं आएगा? x का गुणांक नहीं आएगा, x का गुणांक नहीं आएगा, बचे क्या क्या आएगा? सबसे पहला आएगा अचर पद, फिर आएगा y का गुणांक, फिर आएगा z का गुणांक। अचर पद आएगा d1, d2, d3
y का गुणांक b1 b2 b3 c1 c2 c3, ये आ गया डेल वन। अब इसी प्रकार आएगा डेल टू क्या आएगा, y का गुणांक नहीं आएगा, y का गुणांक नहीं आएगा तो क्या आएगा, x का गुणांक आएगा, अचर पद आएगा और z का गुणांक आएगा। तो x का गुणांक आएगा a1 a2 a3, अचर पद d1 d2 d3 और लास्ट में z का गुणांक आएगा c1 c2 c3। अब डेल 3 में z का गुणांक नहीं आएगा तो क्या आएगा, x का गुणांक आएगा, y का गुणांक आएगा और अचर पद आएगा d1 d2 और d3। इस प्रकार आपके डेल 2 डेल 1 और डेल 3 इन सब के मान आएंगे। तो देखो इनको याद करने का तरीका क्या है, इसमें याद करने का तरीका बिल्कुल आसान है। डेल है, डेल से मतलब है 1 2 3 नहीं है तो डेल अचर है, तो अचर पद नहीं आएगा, x का गुणांक आएगा, y का गुणांक आएगा, z का गुणांक का। वन में है, सब जगह वन क्या है, यहाँ पर वन जो है हम x के गुणांक को मान लेते हैं, तो x का गुणांक नहीं आएगा, जो नहीं आएगा उसके स्थान पर अचर पद आएगा, तो अचर पद यहाँ आएगा। इसमें देखो डेल 2 में y का गुणांक नहीं आएगा तो y की जगह आएगा अचर पद, बाकी सब अपनी जगह पर आएंगे। फिर डेल 3 में कौन नहीं आएगा, z का गुणांक नहीं आएगा तो z के गुणांक की जगह आएगा अचर पद, बाकी सभी अपने स्थान पर। तो ये सारणिक याद रखनी है आपको और सारणिक में मान रखना है, मान रख के हल करना है। इन चारों सारणिकों के मान ज्ञात करने के बाद आपको इन 3 सूत्रों में x, y और z के जो सूत्रों में मान रखकर x, y और z के मान ज्ञात करने हैं। अब यहाँ पे अलग अलग कंडीशन है, क्या कंडीशन देखो, कंडीशन लेते हैं यहाँ पर हम। फर्स्ट कंडीशन है यहाँ पर भी, इसको साफ करता हूँ थोड़ा। तीन समीकरण निकाय की भी केस है। फर्स्ट केस फर्स्ट क्या है, यदि डेल इज इक्वल टू 0, जो हमने अभी सारणिक लिखी थी, डेल का मान इज नॉट इक्वल टू 0, अगर इसका मान 0 नहीं है तो हम कहेंगे यहाँ पर निकाय संगत। क्या कहेंगे, निकाय संगत। तो निकाय संगत है और निकाय का हल कैसा होगा, अद्वितीय। दो बातें याद रखनी है आपको, पहली बात याद रखनी है आपको निकाय संगत और दूसरा बात रखना आपको अद्वितीय हल। सेकंड केस, यदि डेल इज इक्वल टू 0, डेल का मान 0 है तथा तीनों डेल 1 बराबर डेल 2 बराबर डेल 3 इज इक्वल टू 0, या यूं कह दो आप चारों के मान ही, चारों सारणिकों के मान क्या हो, 0 हो, तो आप कहेंगे निकाय संगत। निकाय संगत या असंगत दोनों हो सकते हैं, निकाय संगत या असंगत हो सकता है। यदि निकाय संगत है तो, निकाय अगर संगत है तो उसके हल क्या होंगे, तो उसके हल अनंत होंगे। नंबर थर्ड कंडीशन है इसकी, थर्ड कंडीशन कह रही है कि डेल का मान तो 0 तथा डेल 1, डेल 2 और डेल 3 तीनों में से कोई भी एक अशून्य हो, शून्य के बराबर नहीं हो, तो हम क्या ज्ञात कर सकते हैं, हम लिखेंगे यहाँ पर निकाय असंगत होगा। क्या होगा, निकाय असंगत। और निकाय अगर असंगत है तो इसका हल नहीं होगा, हल असंभव। तो आपको तीनों कंडीशन ध्यान रखनी है। डेल का मान 0 नहीं है तो फर्स्ट कंडीशन क्या देखिए आप, डेल का मान 0 नहीं है तो निकाय संगत और अद्वितीय हल। सेकंड कंडीशन, डेल का मान 0, इनके तो चारों के मान 0 है तो आप संगत या असंगत हो सकता है, संगत होने पर आप कहेंगे उसके अनंत हल हैं। नंबर 3, डेल का मान 0 और तीनों में से कोई एक अशून्य है,
एक भी अशून्य है तो आप कहेंगे निकाय असंगत और हल संभव नहीं, या कह दो हल असंभव। ये तीनों कंडीशन याद रखनी है। अब हम इन सभी सूत्रों पर आधारित प्रश्नावली के प्रश्न करेंगे, तो आप ध्यान से समझने का प्रयास करना। क्वेश्चन नंबर 7, क्रेमर नियम से निम्नलिखित समीकरण निकायों को हल कीजिए। तो यह 7वें के 2 प्रश्न हैं। प्रश्न संख्या फर्स्ट एंड सेकंड, दोनों प्रश्न बिल्कुल सेम है। दोनों ही प्रश्न आपके 2 चरों वाले समीकरण निकाय है। यहाँ भी 2 चर आ रहा है एक्स और वाई है, यहाँ भी 2 चर आ रहा है एक्स और वाई है। यहाँ C1 C2 अपने स्थान पर है। आपको यहाँ पर इसको हल करने से पहले C1 और C2 को पक्षांतरण करना पड़ेगा। तरीका दोनों का सेम है। तो हम यहाँ पर 7 का फर्स्ट हल करने का प्रयास करते हैं। तो 7 का फर्स्ट प्रश्न क्या है? फर्स्ट प्रश्न है 2x + 3y = 9 एंड 3x - 2y = 7। ये आपको समीकरण निकाय दे रखा है। अब यहाँ आपको पता होना चाहिए a1 का मान क्या है 2, b1 का मान 3, c1 का मान 9, a2 का मान 3, b2 का मान -2 और c2 का मान 7। ये आपको मान ध्यान में रखने हैं। तो इसको हल करना शुरू करते हैं। हल हमें क्या करना है? क्रेमर नियम से। कौन से नियम से? क्रेमर नियम से। क्रेमर नियम से हल करना है, इसलिए हम पहले डेल ज्ञात करेंगे। और डेल सारणिक होती है, और सारणिक के मान कौन से होते हैं? अक्षर पद नहीं आएंगे तो क्या आएंगे? a1, a2, b1, b2। आपको पता है यहाँ आपको प्रश्न में a1, a2 के मान दे रखे हैं। a1 का मान 2 है, a2 का मान 3 है, 2, 3। b1 और b2 के मान 3 और -2। आप इसको हल कर लीजिए यहीं पर। तो इसका हल करेंगे अपन 2 का गुणा -2 से -4, सूत्र का -3 का गुणा 3 से तो -9 = -13। डेल 1 का मान ज्ञात करेंगे। डेल 1 भी एक सारणिक है। सारणिक में क्या आएगा? 1 है, इसलिए x के गुणांक नहीं आएंगे। और x के गुणांक नहीं आएंगे तो क्या आएंगे? पहले आएगा अक्षर पद C1, C2, b1, b2। अब इन दोनों के मान रखते हैं यहाँ पर। अक्षर पद क्या है हमारे पास? अक्षर पद है 9, 7, b1, b2, 3, -2। हल कर लीजिए इसको आप। 9 का गुणा -2 से -18, सूत्र का -7 या 21, दोनों को जोड़ेंगे 8 और 1 9, 2 और 1 3, -39। इसी प्रकार हम ज्ञात करेंगे अब डेल्टा 2। डेल्टा 2 क्या है? सारणिक है ये भी, जिसमें y के गुणांक नहीं आएंगे। y के गुणांक नहीं आएंगे तो क्या आएगा? पहले x के गुणांक आएंगे, फिर अक्षर पद आएगा। अक्षर पद में क्या आएगा आपके यहाँ पर? C1, C2। मान रखो सबके। a1, a2 क्या हमारे पास? a1, a2 है 2, 3। C1, C2 क्या है? 9, 7। हल करते हैं इसको हम। तो क्या आएगा देखो, 2 का गुणा 7 से 14, -3 का गुणा 9 से 27। घटाएंगे इसमें से 7 में से 4 गए 3, 2 में से गए 1, -13। तो यहाँ देखिए आप, डेल का मान आ रहा -13, डेल 1 का मान आ रहा -39 और डेल 2 का मान आ रहा -13। तो यहाँ पर सबके मान 0 नहीं आ रहे, तो आप लिखेंगे यहाँ पर डेल इज़ नॉट इक्वल टू 0, डेल 1 इज़ नॉट इक्वल टू 0 एंड डेल 2 आल्सो इज़ नॉट इक्वल टू 0। तीनों के मान नॉट इक्वल टू 0 है, इसलिए हम लिखेंगे यहाँ पर निकाय संगत। क्या लिखेंगे हम? निकाय संगत तथा अद्वितीय हल। अब अद्वितीय हल है, हम ज्ञात करेंगे अद्वितीय हल को। तो पहला हल x = x का सूत्र होता है डेल्टा 1 / डेल। तो डेल्टा 1 क्या है? डेल्टा 1 का मान हमारा आया है यहाँ पर -39 बट्टा डेल -13। माइनस से माइनस कैंसिल और 13 का भाग 39 में 3 बार। y = डेल 2 / डेल डेल 2 का मान है -13, डेल का मान भी -13, माइनस से माइनस कैंसिल = 1। तब यहाँ x का मान तो आ गया 3 और y का मान आ गया 1। यही आपके इस प्रश्न का आंसर है। इसी प्रकार अब आपको 7वें का दूसरा आपको करना है। ये प्रश्न आपके सामने रहा। सबसे पहले क्या करेंगे आप? C1 और C2 का पक्षांतरण कर देंगे। तो ये आ जाएगा इस तरफ +13, इस तरफ +9। फिर आप वही क्रेमर नियम से डेल और डेल 2 के मान ज्ञात कर लेंगे, सूत्र में मान रख देंगे, तो x और y के मान आ जाएंगे।
प्रश्न संख्या 8, सिद्ध कीजिए कि निम्नलिखित समीकरण निकाय असंगत है। तो हमें इस समीकरण निकाय प्रश्न में 2 प्रश्न दे रखे हैं और दोनों ही प्रश्न में क्या दे रखा है आपको, 3 चरों वाला रैखिक समीकरण दे रखे हैं। तो 3 चरों रैखिक समीकरण दे रखे हैं तो हम यहाँ डेल भी ज्ञात करना पड़ेगा, डेल 1 भी ज्ञात करने का, डेल 2 और डेल 3 भी ज्ञात करने। तो क्वेश्चन नंबर 8 का फर्स्ट लेते हैं हम। प्रश्न का 8 का फर्स्ट समीकरण दे रखे हैं आपको, 3x + y + 2z इज इक्वल टू 3, 2x + y + 3z इज इक्वल टू 5 एंड x - 2y - z इज इक्वल टू 1। तो आपको समीकरण निकाय दे रखा है और समीकरण निकाय से आपको सिद्ध करना है कि निकाय असंगत है। असंगत की परिभाषा हम जानते हैं क्या होता है, डेल का मान 0 होना चाहिए और 3 जो होते हैं डेल 1, डेल 2 और डेल 3, इन तीनों में से कोई एक अशून्य होना चाहिए। उस स्थिति में समीकरण निकाय क्या होगा, असंगत। तो हमें यहाँ पर चारों के मान ज्ञात करने, डेल का मान भी ज्ञात करना, डेल 1, डेल 2, डेल 3 तीनों चारों ज्ञात करेंगे तो फिर पता चलेगा। तो आगे बढ़ते हैं, हल करते हैं। हल किससे करना में, हल करना में क्रेमर नियम से। तो क्रेमर नियम से हल करने के लिए हम क्या ज्ञात करते हैं, पहले सारणिक डेल ज्ञात करेंगे। डेल इज इक्वल टू, डेल का मतलब अक्षर पद नहीं आएगा, अक्षर पद नहीं आएगा तो क्या आएगा, x का गुणांक आएगा, y का गुणांक आएगा, z का गुणांक आएगा और इसको हल करना है। तो सब सारणिक को मान रख के हल कर देते हैं इसको। तो क्या आएगा देखो, यहाँ लेते हैं इसको, तो ये आ जाएगा यहाँ पर डेल इज इक्वल टू, मान रखो x का गुणांक क्या है यहाँ पर 3, 2, 1, 3, 2, 1, y का गुणांक क्या है 1, 1, -2, 1, 1, -2, z का गुणांक 2, 3, -1। अब इसका मान ज्ञात करना है, मान ज्ञात करेंगे तो प्रथम पंक्ति के लिए हल करेंगे। तब 3 × 3 के लिए 3 की पंक्ति गई, 3 का स्तंभ गया, गुणा होगा 1 का -1 से तो -1, सूत्र का माइनस प्लस 2 का गुणा 3 से 6 +6, फिर 1 के लिए -1, पहला प्लस दूसरा माइनस, 1 के दोनों गए, 2 का गुणा -1 से -2, -1 का गुणा 3 से तो -3, +2 के लिए क्या आएगा, 2 के लिए 2 का कॉलम गया, 2 की पंक्ति गई, 2 का गुणा -2 से -4, -1, हल करो इसको, क्या आएगा 3 × 5 -1 × -5 +2 × -5, हल करेंगे क्या आएगा 15 + 5 -10, तो आ गए यहाँ पर +5 और ये -10 हो गए, ये प्लस के 5 आ गए। तो देखिए यहाँ पर 15, 5, 20, 20 में से 10 के 10 आ रहे हैं, जबकि हमें क्या करना है, डेल 0 लाना है। डेल 0 लाना है या 0 नहीं आ रहा है, इसका मतलब हमारे कहेंगे प्रश्न में मिस्टेक है। तो प्रश्न में क्या मिस्टेक है देखिए, आप थोड़ा सुधार करना पड़ेगा आपको। यहाँ y जो है प्लस का नहीं है, y क्या है माइनस का, ये y माइनस का है, सुधार कर लें अपने बुक में, माइनस का y आएगा तो यहाँ गुणांक -1 आएगा, यहाँ माइनस आएगा तो माइनस सूत्र का और माइनस ये प्लस हो जाएगा, यहाँ प्लस होगा तो यहाँ प्लस होगा और यहाँ प्लस होगा तो फिर क्या हो जाएगा, यहाँ माइनस हो जाएगा। ये माइनस होगा, अब हो जाएगा आपके 15 - 15 = 0, डेल का मान 0, डेल 1 याद करेंगे। अब हम डेल 1 में क्या आएगा, x का गुणांक नहीं आएगा, अक्षर x के स्थान पर अक्षर पद आएगा, d1, d2, d3, b का गुणांक, y का गुणांक b1, b2, b3, c1, c2, c3, रख दो, मान रख दो सबके बराबर। क्या मान आएंगे, अक्षर पद क्या क्या है 3, 5, 1, कहाँ से अक्षर पद, ये 3, 5, 1, 3, 5, 1, फिर b1 y के गुणांक -1, 1, -2, -1, 1, -2, z के गुणांक 2, 3, -1, 2, 3, -1, इसको भी हल करना हमें। हल करते हैं हम इसको, प्रथम पंक्ति के लिए 3 × 3 के लिए हल करेंगे, क्या आएगा -1, 1 का गुणा -1 से -1 +6 माइनस प्लस 1, तो +1 के लिए क्या आ जाएगा यहाँ पर, ये भी गया, ये भी गया,
5 का गुणा -1 से -5 और -3 प्लस 2 2 के लिए करेंगे, ये भी गया ये भी गया। 5 का गुणा -2 से -10 और 1 का गुणा 1 से -1। हल करो, 3 प्लस के 5 प्लस 1 -8 प्लस 2 -11। हल करेंगे तो 15 -8 -22 15 -30 इज इक्वल टू -15। तो डेल 1 का मान क्या है यहाँ पर हमारे पास -15। अब इसी प्रकार हमें डेल 2 के मान ज्ञात करना है, तो मैं जगह नहीं यहाँ पर, मैं डेल 2 का मान यहाँ ऊपर ज्ञात कर लेता हूँ। डेल 2 इज इक्वल टू क्या आएगा, डेल 2 की सारणिक बनेगी 2 में y का गुणांक नहीं आएगा और y के गुणांक के स्थान पर अचर पद आएगा। x का गुणांक अपनी जगह पर a1 a2 a3, y के स्थान पर d1 d2 d3 c1 c2 c3। रखो मान, रखो इनके, तो मान आएगा, किसका मान लेंगे पहले हम, x के गुणांक 3 2 1 3 2 1, अचर पद 3 5 1 3 5 1, और उसके बाद z के गुणांक है हमारे पास 2 2 3 -1 2 3 -1। अब इसको हल करना है इज इक्वल टू 3 के लिए हल करेंगे, प्रथम पंक्ति के लिए हल करेंगे। 3 के लिए हल किया -5 -3 यहाँ से -3, ये भी गया 2 का गुणा -1 से -2 -3। फिर आएगा 2 के लिए प्लस 2 के लिए क्या हो जाएगा, ये भी गया 2 का गुणा 1 से 2 -5। इसको हल करेंगे हम यहाँ पर, तो क्या आएगा 3 -8 -3 -5 प्लस 2 -3। हल करें अभी यहाँ पर, तो क्या आएगा -24 माइनस प्लस 15, ध्यान रखना यहाँ ये डिविडेशन है यहाँ पर, प्लस 15 और -6, तो -30 और +15, तो यहाँ से भी आ गया -15। ये हमने डेल 2 ज्ञात कर लिया। अब हमें डेल 3 ज्ञात करना है। डेल 3 हम कहाँ ज्ञात करें, याद रखना आपको मान, डेल का मान 0 आ गया। मैं यहाँ डेल 3 यहाँ ज्ञात कर लेता हूँ। डेल 3 के लिए डेल 3 ज्ञात करना है, तो z का गुणांक नहीं आएगा, z के गुणांक के स्थान पर अक्षर का गुणांक अक्षर आएगा। तो क्या आएगा a1 a2 a3 b1 b2 b3, z के स्थान पर अक्षर पद आएंगे d1 d2 d3। मान रखो, मान रखने पर क्या आ गया, a1 a2 क्या है 3 2 1, b1 के क्या है -1 1 -2, अक्षर पद है यहाँ पर 3 5 1। हल करो इसको, हल करने पर आएगा 3 × 1 का गुणा 1 से 1 माइनस प्लस का 10, ये माइनस है सूत्र का माइनस, +1, ये भी गया 2 का गुणा 1 से 2 -5 +3 के लिए हल करेंगे हम, इस 3 के लिए ये भी गया -4 -1 बराबर 3 × 11 प्लस 1 × -3 प्लस 3 × -5। हल करो 33 -3 -15, तो 33 -18, तो ये आ गया +15। तो हमारे पास सबके मान आ गए, डेल का मान भी आ गया, डेल 1 का भी मान भी आ गया, डेल 2 का मान भी आ गया, डेल 3 का मान भी आ गया। अब मान कैसे आए, उन सब मानों को हम एक साथ लिखते हैं। एक साथ लिखते हैं, मैं इसको यहाँ साफ करता हूँ, डेल की जगह करेंगे कुछ लिखने के लिए। तो देखिए डेल का मान क्या आया, डेल का मान सबसे पहले ज्ञात किया हमने 0 आया, डेल इज इक्वल टू 0। फिर क्या ज्ञात किया हमने, डेल 1 ज्ञात किया, डेल 1 का मान कितना आया, डेल 1 का मान आया -15, -15 इज नॉट इक्वल टू 0। डेल 2 का मान कितना आया, वो भी -15 आया, इज नॉट इक्वल टू 0।
डेल 3 का मान 15 आया, ये भी नॉट इक्वल टू 0। तो देखिए अब यहाँ पर डेल का मान 0 है और तीनों का मान 0 नहीं है, तो ये थर्ड कंडीशन है। तो हम लिखेंगे समीकरण निकाय असंगत है, और हमें यही सिद्ध करना था। हैंस गुड। तो आपको ये प्रश्न समझ में आया होगा। बहुत आसान है। क्या ज्ञात करना है हमें? सबके मान ज्ञात करना, डेल का मान ज्ञात करना है, डेल 1 का मान ज्ञात करना है, डेल 2 का, डेल 3 का, सबके मान ज्ञात करने के बाद उनके मान किस प्रकार के हैं, कौन सी कंडीशन लगेगी, 3 कंडीशन हमने पढ़ी है, 3 में से कौन सी कंडीशन लागू होती है, उसके आधार पर हम इसका आंसर लिखेंगे, सिद्ध होगा। क्वेश्चन नंबर 8 का सेकंड पार्ट आपको करना है, सेम वैसा ही है। अब लेते हैं क्वेश्चन नंबर 9। क्या 9? क्रेमर नियम से निम्नलिखित समीकरण निकायों को हल कीजिए। प्रश्न 8 की तरह ही है, सेम डिट्टो। वहाँ हमें सिद्ध करना था, यहाँ हल ज्ञात करना है। तो वही हमें डेल ज्ञात करना है, डेल 1 ज्ञात करना है, डेल 2 ज्ञात करना है, डेल 3 ज्ञात करना है। और ज्ञात करने के बाद जब सिद्ध करना था तो हमने वहाँ से कंडीशन का पता किया, और हमें हल ज्ञात करना है। तो हमें कंडीशन के बारे में नहीं सोचकर हमें हल ज्ञात करना है, सूत्र में मान रखना है। तो हम इसको एक सवाल कर लेते हैं। इसका 9 का सेकंड करते हैं आज। 9 का सेकंड। देखो 9 का सेकंड क्या है? 2x प्लस वाई माइनस जेड इज इक्वल टू 0, x माइनस वाई प्लस जेड इज इक्वल टू 6, x प्लस 2y प्लस जेड इज इक्वल टू 3। अब इसको हल करना है, हमें हल ज्ञात करना है, क्रेमर नियम से करना है। इसलिए हम क्या ज्ञात करेंगे? हम ज्ञात करेंगे तीनों के मान, डेल का मान ज्ञात करेंगे। डेल के मान में क्या आएगा? x के गुणांक नहीं आएंगे, अचर पद नहीं आएगा। अचर पद नहीं आएगा तो क्या आएगा? x के गुणांक आएंगे। मैं सीधा यहाँ से गुणांक लिख देता हूँ। गुणांक क्या आएगा? x के गुणांक 2 1 1, y के गुणांक 1 -1 2, z का गुणांक -1 1 1। हल कर लो इसको। प्रथम पंक्ति के लिए 2 के लिए हल किया, -1 -2, -1 के लिए हल किया तो यह आ गया 1 -1 प्लस, ध्यान रखो ये -1 के लिए हल करेंगे तो 2, और इसका इससे गुणा करेंगे माइनस प्लस 1। हल करें इसको तो 2 -3 -1 0 -1 3। हल करने पर आएगा -6 -3 -9। अब ज्ञात करेंगे हम डेल 1। तो डेल 1 ज्ञात करें यहाँ पर। तो डेल 1 क्या आएगा? देखिए आप, डेल 1 में x के गुणांक नहीं आएंगे, अक्षर पद आएगा 0 6 3। अक्षर पद आएगा x के गुणांक के स्थान पर। फिर y का गुणांक 1 -1 और 2, फिर z का गुणांक -1 1 1। इसको भी हल करें हम। हल करेंगे प्रथम पंक्ति के लिए तो 0, प्रथम 0 हल करेंगे 0 ही आएगा। -1 के लिए तो क्या आएगा यहाँ पर? ये भी स्तंभ गया, ये पंक्ति गई। 6 का गुणा 1 से 6 -3। -1 के लिए हल करेंगे हम तो क्या आएगा? 6 का गुणा 2 से 12 + 3। हल करो इसको तो ये आएगा -1 × 3 -3, 15 × -1 -15 इज इक्वल टू -18। अब हम ज्ञात करना हमें डेल 2 और डेल 3। डेल 2 के लिए y के गुणांक नहीं आएंगे और y के गुणांक के स्थान पर अक्षर पद आएंगे। x का गुणांक क्या है? पहले x का गुणांक है 2 1 1, यहाँ से लिया हमने। फिर अक्षर पद आएगा 0 6 3। फिर z का गुणांक आएगा -1 1 1। हल करो इसको भी, क्या आएगा? प्रथम पंक्ति के लिए हल कर रहे हैं 2 × 6 -3। सेकंड 0 है इसलिए 0 हो जाएगा, हल करने की जरूरत नहीं है। फिर -1, तीसरे 1 के लिए हल कर रहे हैं, इसके लिए 3 -6। तो क्या आएगा? 2 × 3 -1 × -3, 6 + 3 इज इक्वल टू 9। डेल 2 इज इक्वल टू, डेल 2 क्या है? डेल 3 ज्ञात करना हमें। तो डेल 3 ज्ञात करने के लिए क्या नहीं आएगा? z के गुणांक नहीं आएंगे।
x का गुणांक आएगा, x का गुणांक है आपके 2 1 1 यहाँ से, y का गुणांक है 1 -1 2 और अचर पद है 0 6 3। हल करो, 2 इंटू -3 -12 -3 -12 -1, इस 1 के लिए हल कर रहे हैं तो 1 का गुणा 3 से 3 -6, फिर लास्ट पद 0 है। 2 इंटू -15 -1 इंटू -3 -30 प्लस 3 इज इक्वल टू -27। तीनों मान आ गए। हल करना है तो हल हो जाएगा क्रेमर नियम से। हल क्या होगा, आंसर क्या होगा, x इज इक्वल टू del 1 अपॉन del 1 कितना ज्ञात किया हमने, del 1 है -18, del क्या है -9, तो ये मान आ गया 2। y इज इक्वल टू del 2 अपॉन 2 del 2 अपॉन del 2 क्या आया 9 -9 इज इक्वल टू -1 एंड z इज इक्वल टू del 3 अपॉन del 3 कितना आया अभी -27 अपॉन -9 3। इस प्रकार तीनों मान आ गए। x का मान आया 2, y का मान आया -1 और z का मान आया 3। यही इस प्रश्न में क्या है, आंसर है। इसी प्रकार आपको 9th का सेकंड भी हल, सेकंड हमने कर लिया, फर्स्ट आपको हल करने का प्रयास करना है। प्रश्न संख्या 10, सारणिकों की सहायता से निम्नलिखित समीकरण निकायों को हल कीजिए। जैसा कि प्रश्न 9 था वैसा ही 10 है, तो आपको प्रश्न 9 की तरह ही 10वां करना है। तो 10वें का फर्स्ट आप कर सकते हैं, सेकंड में आपको, तो 10वें का दूसरा प्रश्न करते हैं। दूसरा प्रश्न क्या है, दूसरा प्रश्न है आपके, देखो दूसरे और पहले में अंतर क्या है, थोड़ा सा अंतर है। क्या अंतर है, यहाँ x y और z गुणांक में आ रहे हैं, अंश में आ रहे हैं, जबकि दूसरे प्रश्न में x y और z हर में आ रहे हैं। अभी तक सारे प्रश्नों में x ऊपर था, अब x नीचे आ गया, तो यहाँ पर हमें क्या करना पड़ेगा, इसको मानकर, दूसरी राशि मानकर ऊपर ले जाना पड़ेगा। तो शुरू करते हैं। यहाँ पर प्रश्न क्या देखो, 2 अपॉन x प्लस 3 अपॉन y प्लस 10 अपॉन z इज इक्वल टू 4। दूसरा है 4 अपॉन x माइनस 6 अपॉन y प्लस 5 अपॉन z इज इक्वल टू 1 एंड 6 अपॉन x प्लस 9 अपॉन y माइनस 20 अपॉन z इज इक्वल टू 2। अब यहाँ पर x y और z जो चर राशियाँ हैं वो हर में आ रही है, इसलिए मान लेंगे। तो यहाँ लिखेंगे माना 1 अपॉन x इज इक्वल टू कोई नई राशि मान लो, मान लिया p, 1 अपॉन y इज इक्वल टू q एंड 1 अपॉन z इज इक्वल टू r। अब हम 1 अपॉन x के स्थान पर p लिखेंगे, 1 अपॉन y के स्थान पर q लिखेंगे, 1 अपॉन z के स्थान पर r लिखेंगे। तब समीकरण क्या बन जाएगा, देखो 2p प्लस 3q प्लस 10r इज इक्वल टू 4। फिर 4p माइनस 6q प्लस 5r इज इक्वल टू 1 और यहाँ से हो जाएगा 6p प्लस 9q माइनस 20r इज इक्वल टू 2। इस प्रकार जो चर राशियाँ हर में थी वो चली गई अंश में। अब हमें इसको हल करने का तरीका वही है जैसा कि हमने 9 का फर्स्ट हल किया था। कौन सा हल किया था हमने, 9 का फर्स्ट, 10वां प्रश्न है। 9 का फर्स्ट हल किया तो वैसे ही करना है। आगे क्या करना है, क्रेमर नियम लागू करना है, इसलिए क्या करना पड़ेगा हमें, del 1 del 2 del 3 ज्ञात करेंगे। तो del के लिए अचर पद नहीं आएगा, x का गुणांक आएगा। x का गुणांक क्या, देखो 2 4 6, y का गुणांक 3 माइनस 6 9, 10 5 माइनस 20, ये आ गए आपके del के लिए सारणी। प्रथम पंक्ति के लिए हल करते हैं तो 2 इंटू फर्स्ट रो और फर्स्ट कॉलम गायब, माइनस माइनस प्लस 120 माइनस 45, माइनस 3 इंटू 4 का गुणा 20 से माइनस 80 माइनस 30 प्लस 10 इंटू
4 का गुणा 9 से 9 चौक 36, माइनस माइनस प्लस 36। हल करें इसको आगे तो 2 इंटू घटाएंगे 120 में से 45, तो यहाँ क्या आ जाएगा 75। 10 में से 5 गए 5, पीछे बचे 11 में 4 गए 7, माइनस 3 इंटू माइनस 110 प्लस 10 इंटू 72। तब क्या हो जाएगा, देखो इधर यहाँ गुणा करेंगे 150 माइनस के 330 प्लस के 720। दोनों प्लस प्लस की संख्या जोड़ेंगे, घटाएंगे, माइनस माइनस ये प्लस हो जाएगा ना, प्लस के 330। इन तीनों को जोड़ने पर संख्या आएगी 1200। ये डेल का मान आ गया। अब इसी प्रकार में डेल 1 का मान ज्ञात करना है, और डेल 1 के मान के लिए x के गुणांक नहीं आकर अचर पद आएंगे उनके स्थान पर। तो अचर पद क्या है यहाँ पर, d1 d2 d3, 4 1 2 4 1 2। फिर y के गुणांक क्या है 3 माइनस 6 9, z के गुणांक 10 5 माइनस 20। हल करो यही प्रथम पंक्ति के लिए 4 इंटू वही आएगा 120 माइनस 45, फिर माइनस 3 इंटू माइनस 3 के लिए क्या आ जाएगा माइनस के 20 और माइनस के 10, माइनस प्लस 10 इंटू 10 के लिए हल करेंगे तो 10 के लिए क्या आएगा 1 इंटू 9 9 प्लस 12, तो ये हो गया आपके 4 इंटू 75 माइनस 3 इंटू माइनस 30 प्लस 10 इंटू 21। गुणा करने पर 4 का गुणा 75 से करेंगे तो 300 माइनस माइनस प्लस 90 प्लस 210, जोड़ेंगे तो आएगा 600। तो डेल 1 का मान आ गया। इसी प्रकार अब हमें डेल 2 का मान ज्ञात करना है। डेल 2 में y के गुणांक नहीं आएंगे और y के गुणांक के स्थान पर अचर पद आएंगे। तो क्या गुणांक आएंगे, पहली लाइन x का गुणांक, तो x का गुणांक है आपके 2 4 6, फिर y के स्थान पर अचर पद 4 1 2, फिर आएगा वापस आपके z का गुणांक है आपके 10 5 माइनस 20। हल करो इसको, हल करने पर क्या आएगा 2 इंटू माइनस 20 माइनस 10 माइनस 4 इंटू माइनस 80, इसको हल कर रहे हैं माइनस 80, इसका इससे गुणा किया और माइनस के 30 प्लस 10 इंटू 10 के लिए हल करेंगे तो क्या आएगा 8 माइनस 6। हल करो 2 इंटू माइनस 30 माइनस 4 इंटू माइनस 110 प्लस 10 इंटू 2। हल करने पर माइनस के 60 प्लस के 330 प्लस के 440 440 प्लस के 20, जोड़ेंगे ये माइनस का है, दोनों को जोड़े घटाएंगे तो आएंगे 400। इस प्रकार डेल 2 का मान भी आ गया। अब हमें याद करना डेल 3 का मान। तो डेल 3 के मान के लिए क्या आएगा, z का गुणांक नहीं आएगा, क्या आएगा, मैं यहाँ से थोड़ा साफ कर देता हूँ। डेल का मान रखता हूँ केवल, हाँ तो देखिए आप डेल 3 का मान याद कर रहे हैं। डेल 3 में z का गुणांक नहीं आएगा, x के गुणांक, x का गुणांक क्या है, बोलो x का गुणांक 2 4 2 4 6, फिर y का गुणांक 3 माइनस 6 और 9, और z के स्थान पर अचर पद 4 1 2। हल करो इसको 2 इंटू माइनस 12 माइनस 9 माइनस 3 इंटू 3 के लिए 4 दूनी 8 माइनस 6 प्लस 4 के लिए 9 चौक 36 प्लस 36। हल करें तो 2 इंटू माइनस का 21 माइनस 3 इंटू 2 प्लस 4 इंटू 72। गुणा करें यहाँ पर माइनस 42
माइनस का 6 प्लस का 4 दूनी 8 और 4 7 28, दोनों को जोड़ो तो माइनस के 48 प्लस के 288, घटाने पर क्या आएगा देखिए आप, घटाने पर आएगा इनके 240 प्लस के 240 इज इक्वल टू 240। तो इस प्रकार हमने डेल 1, डेल 2, डेल 3 तीनों चारों के मान ज्ञात कर लिए। अब हमें हल लिखना है। हल में यहाँ पर क्रेमर नियम में सूत्र होता है x इज इक्वल टू, परंतु यहाँ हमारे सूत्र में क्या आएगा, p इज इक्वल टू। p क्यों आएगा, क्योंकि हमने यहाँ पर 1/x को p माना है और समीकरण में क्या आ रहा है, हमारे p आ रहा है। तो देखिए आप, इसके बाद हम हल करेंगे यहाँ पर। p इज इक्वल टू डेल 1 अपॉन डेल 1 की वैल्यू याद की हमने, साफ कर दिया मैंने यहाँ से, कितनी वैल्यू है डेल 1 की, तो डेल 1 की वैल्यू आई होगी आपके 600 और डेल की वैल्यू आई है 1200। p का मान हो गया 1/2, q इज इक्वल टू डेल 2 अपॉन डेल 2 की वैल्यू क्या है, डेल 2 की वैल्यू है 400 बट्टा 1200, तो ये मान आएगा 1/3। इसी प्रकार r का मान है डेल 3 अपॉन डेल 3 की वैल्यू है आपके 240 बट्टा 1200, तो हल करेंगे तो 1/5। अब p q और r के मान आ गए, और p q और r के मान हम यहाँ रखेंगे, तो 1/x इज इक्वल टू, p का मान है 1/2, यहाँ से आएगा x इज इक्वल टू 2, 1/y इज इक्वल टू q 1/3, तो यहाँ से आएगा y इज इक्वल टू 3, एंड 1/z इज इक्वल टू 1/5, देन z इज इक्वल टू 5। तो x, y और z तीनों आंसर आ गए, और ये इस प्रश्न का आंसर है। तो आपको 10 का फर्स्ट भी आपको करना है और यहाँ तक के प्रश्न कंप्लीट करना है।